से बहुत प्राइवेट लोगों को भी उसका कठिनाई थी, और उनके बीच में कहीं उनके प्लॉट को दो हिस्सों में बांटते थे। खास करके जो गांव शहरी क्षेत्र के अंदर विलीन हो गए हैं, उन गांव के राजस्व रास्ते जो होते थे, आज वो राजस्व रास्ते किसी के उपयोग के नहीं हैं, क्योंकि सड़कें डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से अलग बन गई हैं और वो लोगों की ज़मीन के बीच के रास्ते हैं। लोगों को उसका उपयोग करना है अपनी ज़मीन का, वो बीच में अड़चन बनती है। पहले ज़मीन को बदलने का जो प्रावधान था कि इतनी ज़मीन लेकर के इतनी वापस करते थे, उसमें से एक सहूलत दे करके कि उस ज़मीन को जो बाजार भाव है उसके हिसाब से उनको बेच दिया जाए। हाँ, म्यूनसिपैलिटीज़ इस पैसे का उपयोग अपने दैनिक खर्च में नहीं करेंगे, उसको एक अलग अकाउंट में रखेंगे। वो एसेट्स बनाने में, चाहे तो ज़मीन बनाने में या कोई भवन बनाने में, उस एसेट क्रिएशन के अंदर ही उस पैसे का उपयोग हो पाएगा। अपना डे टू डे जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है उसके अंदर उस पैसे को खर्च नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर ये 4 स्कीमें, 2 यूएलबी की और 2 इरिगेशन की, एक इरिगेशन की है, एक रास्ते की है, मार्केट कमेटी की, मार्केटिंग बोर्ड की। तो ये 4 स्कीमें मैंने आपके सामने घोषणा करनी थी। और एक जो ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनको एक सहायता कल प्रधानमंत्री जी ने भी की है, हमने भी की है, उसको दोहराना था। कुल ये विषय आपके सामने रखने थे और आपको मैंने शुभकामना दी है हिंदी दिवस की। तो कुल मिलाकर आपकी ओर से एक विषय और जो मुझे रखना है आपके सामने कि जैसे कोविड है, तो कोविड में हम लोग सावधानी बरतते हैं। सारे जो हमने महामारी अलर्ट घोषित किया हुआ है उसकी कल अवधि पूरी हो रही है, 31 तारीख प्रातःकाल 5 बजे। तो उसको आगे के लिए भी, क्योंकि अभी एकदम हम ऐसा अपने आप को ये ना माने कि कोरोना से बिल्कुल निजात मिल गई है, तो कुछ छूट देते हुए उसको फिर से दोबारा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा। तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको, जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले, जिन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए। तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा। और उसी प्रकार से ऑड इवन हिसाब से चलेगा। ऑड जो डेट है तो ऑड नंबर की दुकानें, इवन डेट है तो इवन नंबर की दुकानें ये खुलेंगी। ये प्रावधान भी उसी हिसाब से ये चलेगा। आंगनवाड़ी क्रच, इनको जैसे पहले बंद हैं, इनको भी 30 जून तक बंद रखा जाएगा। कॉलेज और आईटीआई और जैसे स्कूल भी हमने बंद किए हैं, ये भी 15 जून तक सब बंद रहेंगे। मॉल जो बाज़ारों में हैं उनको खोलने का प्रावधान किया है कि कितना एरिया है उस मॉल का, उसके हिसाब से उसको हर घंटे उपस्थिति की छूट दी है। 25 स्क्वायर फुट पर एक व्यक्ति, यानी अगर 1000 स्क्वायर फुट का वो मॉल है तो उसमें 40 व्यक्ति एट ए टाइम अंदर रह सकते हैं। अगर 2000 का है तो 80 लोग रह सकते हैं। इसी हिसाब से जितना एरिया है उस एरिया का बता करके और अपना कोई ऐप बनाएंगे वो, कि पहले से प्री अपॉइंटमेंट लेकर के लोग आएँ और उसी हिसाब से एंटर करें। और जो एंटर किए हैं वो बाहर आते हैं, तब जितने बाहर आते हैं उतने अंदर जा सकते हैं। 1 घंटे के लिए अंदर रहेंगे, 1 घंटे के बाद उनको बाहर आना और दूसरे घंटे वाले उनको अंदर भेजना। इसका रेगुलेशन ये मॉल्स के लोगों को बनाना होगा। बना करके और डिप्टी कमिश्नर से वो जो भी प्रावधान वहाँ डीसी करेंगे उस हिसाब से परमिशन लेकर के और उसको वो चला सकते हैं। लेकिन इसका समय भी सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम के 6 बजे तक रहेगा। तो इस नाते से उसका उपयोग वो कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जितने विषय मुझे अपनी ओर से आपके सामने रखने चाहिए थे वो सब मैंने रखे हैं। अब आपकी ओर से यदि कोई विषय आता है, उसका एक पर्ची आई है कि इंडस्ट्रीज़ का क्या रहेगा। तो इंडस्ट्रीज़ जैसे पहले चल रही हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लागू करते हुए मास्क है, दूरी रखना है और सैनिटाइज़र का उपयोग है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इंडस्ट्री जैसे पहले चल रही है वैसे ही चलेगी।
ऑफिस जैसे 50% अटेंडेंस के साथ पहले चलते थे उस हिसाब से चलेंगे। नाइट जिसको कोरोना कर्फ्यू कह सकते हैं वो 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू भी रहेगा। कोई भी हमारे सज्जन जो कोई, क्योंकि आज हमने ये सुविधा दी है सबको कि भी कोई प्रश्न आप सीधे भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। पिछली बार हमने ऐसा नहीं किया था, तो अपना जो हाथ खड़ा करेंगे, रितेश महेश्वरी जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। रितेश जी। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं जो आपने बच्चों का ख्याल रखा है। एक सवाल इसमें एक मेरा और ये, जो मध्यम वर्ग परिवार है या मध्यम वर्ग के जो लोग हैं जिनका थोड़ा छोटा कारोबार था, 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का कारोबार था, उनके लिए सरकार क्या योजना है? क्योंकि इस महामारी में सबसे पीड़ित व्यक्ति वही हुए हैं, उनकी दुकानों के भी किराए देने हैं और स्टाफ की सैलरियाँ भी देनी है उनको। देखिए, पिछली बार हमने इस विषय को इस ढंग से सोचा था क्योंकि लॉकडाउन जो किया था उस लॉकडाउन की अवधि बहुत लंबी चली थी। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि मार्च में ही लॉकडाउन शुरू हो गया था और ये जून तक जुलाई तक चला था, यानी लगभग 4 बल्कि जुलाई तक भी चला था और बाद तक भी चला था, तो 5-6 महीने लग गए थे। हाँ, अनलॉक फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 वो भी चलाया, तो उस समय कठिनाइयाँ कुछ ज़्यादा थी। इस बार तो ये सारा जो लॉकडाउन का विषय है ये अप्रैल के महीने में शुरू करके और अब मई तक लगभग इसको समाप्त कर दिया। पिछले सप्ताह से ही हमने दुकानें खोल दी थी, तो 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ था। इस 1-1.5 महीने में कठिनाई वैसे तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, लेकिन उस प्रकार की कठिनाई जैसे पिछली बार हमने पहली लहर के समय, वो हमारे लिए एक नया भी विषय था और लंबा चल रहा था, तो उसमें लॉकडाउन भी बहुत लंबा चला। यानी लॉकडाउन के साथ अनलॉक 1, 2, 3 वो भी लंबा चला, तो लगभग 6 महीने लग गए थे। उस समय मैंने कुछ सुविधाएं दी थी, बिजली की दी थी, बाकी सब लोन की व्यवस्था की थी, सब किया था। लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था नहीं की है। इस बार जो कोविड से क्योंकि मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, लगभग 7,000 के आसपास लोग जान गंवा बैठे हैं, तो उनके परिवारों की चिंता करना और उन गरीब परिवारों में जिनका कोई व्यक्ति कोविड से चला गया है, ऐसे लोगों को मैंने 2 लाख रुपए की व्यवस्था की है, वो उसको दे रहे हैं। दवाई की व्यवस्था हम कर रहे हैं, इलाज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो इसलिए इस पर अभी मैं समझता हूँ इतना कोऑपरेट करना, हम भी अपेक्षा करते हैं कि सब लोग कोऑपरेट करें। 1-1.5 महीने की व्यवस्था में कोई ऐसा विषय नहीं आता है। हाँ, प्रदीप जी। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप जी। मैं सर ये जानना चाहता था, दो सवाल हैं। एक तो सर जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है तो उसकी आजकल काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो पहला प्रश्न तो मेरा ये था कि हरियाणा के पास एज ऑफ नाउ हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। दूसरा, हमने एक घोषणा की थी, आपने भी की थी, हेल्थ मिनिस्टर भी की थी कि आप ग्लोबल टेंडर करेंगे 1 करोड़ वैक्सीन के लिए। तो अगर उससे कुछ प्रोग्रेस है, इससे क्या करें? ये सर क्या है, हुआ है ग्लोबल टेंडर? ग्लोबल टेंडर हो गया, कल हो गया। हाँ, क्योंकि मुझे एक दिन पहले की जानकारी थी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने मुझे परसों बताया था कि कल हम करने वाले थे। कल की जानकारी मैंने ली नहीं है, तो अभी बता रहे हैं हमारे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी कि कल इसका ग्लोबल टेंडर हो गया है। अभी तक 58 लाख लोगों को वैक्सीनेशन के इंजेक्शन लग चुके हैं और आगे रेगुलर स्पीड जो हमारी 50,000 की 60,000 की है वो डेली लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन के इंजेक्शन हमारे पास उपलब्ध होंगे तो ये 2 लाख प्रतिदिन लगाने की भी हमारी आगे योजना है। इसमें क्योंकि 2 प्रकार से ये सब इंजेक्शन लग रहे हैं, 45 वर्ष से ऊपर और 18 से 45, और इसमें भी 18 से 45 में भी हमने वर्क प्लेस पर कुछ विशेष कैटेगरीज जो हैं उनके लिए व्यवस्था की है ताकि उनको पहले लगाया जाए। सरकारी कर्मचारी हैं उनको पहले 20% का कोटा उसमें उनको रखा है ताकि जो आवश्यकता जिनकी पहले है उन सबको लगाएं। कल से योजना हमने बनाई है कि जो बड़ी आयु के लोग हैं उनको हम वाहनों की व्यवस्था करेंगे। खास करके जो दूर दराज गाँव में रहते हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर पर आ नहीं सकते हैं, तो उनको एम्बुलेंसेस भेजेंगे। हमारे पास जो पुलिस की गाड़ियाँ इस काम के लिए हमने लगाई थी 500 गाड़ियाँ, वो भेजेंगे। हमारी जो रोडवेज़ की बसें हैं 125, जिनको हमने एम्बुलेंस के रूप में उपयोग किया, अब उसका उपयोग उतना नहीं रहा है, उनको भेज करके और उन लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर लाएंगे।
और कुछ संस्थाएं हैं उनको हमने कहा है कि उनको भी ऐसे जो दिव्यांग बंधु हैं या जो बड़ी आयु के हैं उनको ला करके और उनको ड्राइव इन जैसा एक प्रोग्राम उन्होंने चलाया था, ड्राइव वैक्सीनेशन। तो ड्राइव वैक्सीनेशन में माध्यम में गाड़ी में बैठे बैठे ही उनको इंजेक्शन लगाया जाए ताकि आधा घंटा उसमें आराम करें, बाद में उनको घर में छोड़ के आया जाए। ऐसी सुविधाएं जो लोगों की आवश्यकता है उनको हम दे रहे हैं। और जैसे वैक्सीन का हमारा इंजेक्शन का उपलब्धि बढ़ेगी, स्टॉक बढ़ेगा, तो इस संख्या को जो 50-55 हज़ार है इसको हम 2 लाख तक भी ले जाएंगे। हाँ, मनोज जी अनम्यूट करो, मनोज जी अनम्यूट करो पहले। हाँ ठीक है मुख्यमंत्री जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी जी नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही नमस्कार जी। मुख्यमंत्री जी कि निजी अस्पतालों के माध्यम से जो लोगों का इलाज किया गया, अब कई शिकायतें आ रही हैं। हाल ही में ध्यानचंद गुप्ता जी जो कि स्पीकर हैं, आपसे मिले भी थे, उन्होंने कुछ अस्पतालों की बिल प्रदेश में जो निजी अस्पताल हैं उसके दौरान जो इलाज किया, क्या उनके बिलों का कोई ऑडिट करवाने की, उनकी जांच करवाने का कोई फैसला आप कर चुके हैं या करने जा रहे हैं? देखिए मनोज जी, अभी मुझे भी मिले थे हमारे स्पीकर साहब, उन्होंने बताया था, हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी मिलके वो आए थे। तो हमने ये तय किया है कि 3-3 लोगों की कमेटी जिला स्तर पर बनाई गई है और उसमें नए निर्देश दिए हैं कि उसमें सीए भी वो जोड़ लें। और पहले खेप में जिनकी शिकायतें आएंगी उस शिकायत के आधार के ऊपर ऐसे सब अस्पतालों को उस बिलों की जांच करके, और पहला काम है उन बिल्स में जो बढ़ी हुई राशि उन्होंने ली है उसको वापस कराएंगे। और अगर वापस करने में आनाकानी किसी ने की तो फिर उसके खिलाफ एक्शन, वो एक्शन किसी भी सीमा तक जा सकता है। ऐसी शिकायतें सब कंप्लीट होने के बाद फिर एट रैंडम कुछ हॉस्पिटल में जा कर के ऑडिट भी करेंगे, ताकि उस ऑडिट के माध्यम से जानकारी मिल सकेगी कि किसने पैसे जो रेट्स तय हैं उसके हिसाब से लिए हैं कि इन्होंने ज़्यादा लिए हैं। मेरी स्वयं 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल के लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा हमने तो जो रेट्स तय किए थे वो लिए हैं, एक भी पैसा ज़्यादा नहीं लिया। ये हॉस्पिटल बड़ी संख्या में नहीं है, कुछ एक संख्या में ऐसे हैं जिनकी शिकायतें मिल रही हैं। एक शिकायत तो बहुत भयंकर मुझे मिली है और उसका हमने कह दिया उसकी चालान करने के लिए, फिर उसको कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए। उन्होंने कोविड पेशेंट को एडमिट किया और 2 दिन बाद उसका टेस्ट लेके उसको नेगेटिव दिखा दिया। 2 दिन में रेट उसके ठीक लिए गए जब तक वो कोविड पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव दिखा करके फिर उसका इलाज कर दिया। अब उनको पता है कि ये कोविड के ऊपर ही लागू होते हैं, कोविड के अलावा लागू नहीं होते, तो पॉजिटिव को नेगेटिव दिखा करके इलाज करके उसका पैसा ज़्यादा ले लिया। तो इस प्रकार की समस्याएं भी लोग रास्ता निकालते हैं भ्रष्टाचार के नए। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान कर रहे हैं और एक एक चीज़ का नोटिस लेंगे। हाँ, जिनको शिकायत है उनको शिकायत के लिए आगे भी आना चाहिए। कई लोग शिकायत तो करते हैं लेकिन शिकायत के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों को बताते नहीं हैं, ये भी उचित नहीं है। मैं अपील करता हूं सब लोगों को कि अगर किसी ने जो रेट लिस्ट बनी है, घोषित है, सबको बता रखा है, अखबारों में आया, सब जगह आया, 8,000 से लेकर 18,000 रुपये तक रेट्स हैं, ऐसे 8 और 18 के बीच वो जैसी सुविधा उनको मिली है, जिस टाइप का हॉस्पिटल है, और इससे ज़्यादा किसी ने लिया है तो उनको आगे आकर के शिकायत करनी चाहिए। आगे जरा एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। हाँ, सुरेंद्र धीमान, हाथ तो नहीं दिख रहा इनका है, नहीं हाथ अब सामने आया हाथ। हाँ सुरेंद्र जी, हाँ सुरेंद्र जी। ये सब 2 चीजें हैं, 2-3 दिन से आपके लगातार ध्यान दिए आ रहे हैं कि थर्ड वेव हो सकता है या ना, लेकिन हमें कैरी की है। तो थर्ड वेव की कैरी क्या किया है, ये थोड़ा सा आपकी तरफ से विस्तार से नहीं बता पाए, हम क्या करें। नंबर 2, एक बच्चों के बारे में बताया जा रहा है, तो बच्चों को भी ये बीमारी लग सकती है बहुत ज्यादा संख्या में, उसके लिए आपने क्या कैरी की, ये थोड़ा सा क्लैरिटी को थोड़ा पता लग जाएगा। देखिए सुरेंद्र जी, ये सब संभावित चीज़ें हैं, तो संभावित चीज़ों में जो पहले वाली चीज़ें जो कमियां रही हैं तो उनको पूरा करना है, और उनको पूरा करने के बाद अब ये बच्चों वाली बात तो एक भविष्यवाणी कहें या कोई एक्सपर्ट है उनकी ओर से कोई उनको अनुमान है उस नाते से कही गई है। कुल मिलाकर के तो जो कोरोना दोबारा से अगर आता है तो उसकी सामान्य जितनी तैयारियां हैं वो तो पूरी करनी है। जैसे इस बार ऑक्सीजन की सबसे बड़ी कमी आई,
तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन उपलब्ध रहे, उसमें सिलेंडर्स पूरे मिलें, उसके जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं उसकी संख्या हमने प्राप्त की है, उसके अंदर जो पीएसएज हैं ऑक्सीजन को निर्माण करने के लिए ये हमने हर अस्पताल में लगाने की बात की है, और इसको पीएचसी लेवल तक, सीएचसी और पीएचसी जिसमें पहले ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती थी, अब हर जगह छोटे बड़े सिलेंडर वो उपलब्ध रहने चाहिए। यहाँ तक हमने जो आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं, हमने कहा जिन गाँव के अंदर ये समस्या ज़्यादा है वहाँ भी सिलेंडर जो है लेकर के जाने चाहिए। तो ऐसा जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने इक्विपमेंट्स हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। वार्ड्स में बेड की संख्या ये कम नहीं होनी चाहिए, ये सारी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। आज हमारे पास बेड्स की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन बेड्स सब मिला करके 19,500 हैं, और इसके अतिरिक्त बाकी सामान्य बेड्स 45,000 हैं, और जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उसमें भी लगभग 50,000 बेड्स अलग से हैं। तो 1 लाख से ऊपर बेड्स हमारे पास हैं, और इसके लिए संस्थाएं उनको भी हमने तैयार किया है कि अगर कहीं कोविड ऐसा बढ़ता है तो इसमें सब कामों को छोड़कर, सामान्य कामों को छोड़कर कोविड के लिए सब आगे आए। कोई भी काम जो उस समय जिम्मे लगेगा इसके लिए समाज तैयार है। तो यही हमारी तैयारियां हैं। उन तैयारियों में किसी को, जहाँ तक बच्चों के वार्ड की बात है, ये भी हमने डिपार्टमेंट को कह दिया है कि सब जगह बच्चों के बेड्स, बच्चों के वार्ड्स, उनके जो अलग से जो उनके लिए इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको सबको भी प्रोक्योर करें, ताकि कोई ऐसी समस्या आए तो उस समय कमी ना पड़े। डिपार्टमेंट्स तैयारी अपनी कर रहे हैं। क्योंकि हमने मई में लॉकडाउन लागू किया था, तो इस बार रेवेन्यू का कितना असर पड़ पाया, अगर आपका कोई डाटा आया हो फाइनेंस की तरफ से? इस बार जो मई में हमने क्योंकि लॉकडाउन लागू कर दिया था, थोड़ा हल्का था, इस बार पर रेवेन्यू के हिसाब से कुछ कम कर पाए? कम हुआ इस बार रेवेन्यू कुछ चीज़ों में थोड़ा कम हुआ है, जैसे एक्साइज, क्योंकि शराब की दुकानें बंद हो गई तो एक्साइज का रेवेन्यू थोड़ा घटा है, बाकी चीज़ों का बहुत कम नहीं हुआ है। जीएसटी में जो बाजार के अंदर बिक्री कम हुई, थोड़ा जीएसटी, थोड़ा एक्साइज, इसके अलावा हमारा रजिस्ट्रेशन का कोई कम नहीं हुआ है, माइंस का कम नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्ट तो जैसे पहले ही कम संख्या में चल रहा था, जो पिछले साल का चल रहा है वही ट्रांसपोर्ट का अभी भी चल रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन इसकी इनकम हमें अच्छी हुई है। तो इसलिए कोई इतना बड़ा, जैसे पिछली बार एकदम बहुत डिप हो गया था, ऐसा डिप इस बार नहीं है। जितना थोड़ी बहुत कमी पड़ी है उसको हम पूरा कर लेंगे। हाँ, तो इधर चंद्रशेखर जी। नमस्कार जी नमस्कार। सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे जो जर्नलिस्ट हैं जो जिनकी डेथ हो रही है उनके परिवारों के लिए कोई पेंशन योजना या कोई और, क्योंकि एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड 2 क्राइटेरिया हैं, उनमें जिनकी डेथ हमने उसमें इंश्योरेंस की तो बनाई है ना। हाँ, तो ऐसा चंद्रशेखर जी, उसमें हमने, जैसे आपको ध्यान में होगा, पिछले साल जो घोषणाएं की थी उसमें 2 बड़ी घोषणाएं थी। एक तो पेंशन की थी, वो लगातार हमारी चल रही है, और दूसरा जो एक्रेडिटेड जितने भी पत्रकार थे उनके लिए हमने 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस की पॉलिसी बनाई हुई है। बल्कि इस बार दुर्भाग्य से जो लोग अपने बीच में से चले गए हैं उसमें 3 या 4 लोगों ने तो उस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि का उनको लाभ मिला भी है। तो इसलिए इंश्योर्ड हैं जो एक्रेडिटेड पहले से ही। और नॉन एक्रेडिटेड के लिए सर कुछ विचार? चलिए, कोई सोचेंगे। वो तो कोविड में जो गए हैं उनको तो जैसे 2 लाख रुपए की योजना बनाई है सबके लिए, तो उसके अंदर वो शामिल होंगे ही। कोई और योजना होगी तो बताएंगे। 2 लाख रुपया तो सबको मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू जी। मनवीर सैनी जी। मनवीर जी, अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ ठीक है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, मेरे यही जानकारी में चाह रहा था, नंबर 1 कि हमारे हरियाणा में अब तक ब्लैक फंगस से कितनी डेथ्स हुई हैं, एक। दूसरा, अब सेकेंड वेव ऑलमोस्ट चली गई है, आपने तैयारी भी बहुत की है, ऑक्सीजन वगैरह भी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हुआ, लेकिन एक बात आज तक फिर चल रही है, वो है टेक्नीशियंस की। अपना जो इक्विपमेंट है उनको हैंडल करने वाले टेक्नीशियंस की और स्टाफ नर्सेस की शॉर्टेज की। ये कमी तब भी थी, ये कमी आज भी है। इसके लिए क्या किया जाएगा? और एक छोटा सा सवाल और था सर, पिछले साल आपने ये वेबिनार्स किए थे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, एफडीआईज के लिए, कि कुछ कंपनीज हमारे यहाँ पे आएंगी, तो उसकी अब आज की अपडेट क्या है?
मनवीर जी, जहाँ तक स्टाफ की कमी का विषय है, हमने पिछले हफ्ते में डिपार्टमेंट को कहा है कि जो आवश्यक स्टाफ है कोविड के विषय को लेकर के इनकी सबकी स्पेशल भर्ती, उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, टेक्नीशियंस हैं, तो ये डिपार्टमेंट योजना बना रहे हैं। इसको हम पहला काम तो ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीव्यू से हमको बाहर निकालना होगा, फिर एक कमेटी नई बना करके और उनको जो उनकी मेरिट है, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के आधार पर विदाउट टेकिंग एनी एग्ज़ाम और उस मेरिट के ऊपर ही और वॉक इन इंटरव्यू करके और जो उनमें योग्य व्यक्ति होंगे उनको हम लेंगे, ऐसा डिपार्टमेंट इसकी योजना बना रहा है। इसी प्रकार जो आपने वेबिनार इन्वेस्टमेंट के कहे हैं, देखिए हर चीज़ का अपना एक समय होता है, एक वातावरण होता है। अब जब से ये कोविड है, इंडिविजुअल बातचीत तो हमारी चल रही है, उसमें वेबिनार के माध्यम से कुछ जगह पर हमने बातचीत की भी है, और वो क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, तैयारियों में लोग लग जाते हैं, किसी को ज़मीन खरीदनी है, किसी को लाइसेंस लेना है, किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट का इंतजाम करना है, तो जो इंटरेस्ट दिखाते हैं उनके साथ हम बात करते हैं। लेकिन कोई खुले इस प्रकार के कोई उनको वेबिनार सेमिनार बुला करके अभी थोड़ा सा जैसे वातावरण कोविड के इसमें से बाहर निकले, ये उसके बाद ही समय पर विचार करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी तो पिछले 2 महीने से हम ही जिस प्रकार के सारी सोच में थे, प्राथमिकता हमारी इस कोविड से बचाव करने की थी, बाकी चीज़ें और एक 15 दिन बाद, महीने बाद विचार कराएंगे। सर एक बात छोटी सी और थी, जिस तरह से कोविड के केसेस कम हुए हैं हरियाणा में, इस चीज का श्रेय आप किसको देंगे? आपके मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को देंगे या जो समय चला वो समय निकल गया? देखिए, अब मैं किसी एक को इसका श्रेय देता हूँ, क्रेडिट देता हूँ, तो मुझे लगता है दूसरों के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। इस एफर्ट में सब लोगों ने काम किया है। इसमें हमारे डॉक्टर्स ने, जो जिसको कोरोना वॉरियर्स हमने कहा, उनका तो अपना रोल है ही है, फ्रंट लाइनर्स का भी है, लोगों ने जिन्होंने सहयोग किया, जिन्होंने कोऑपरेट किया, उनको भी है, इवन जनता जिन्होंने एकता की भावना दिखाई है और अपने आप को बचाव करने के लिए कोविड का जो ये बिहेवियर है, इस बिहेवियर का पालन किया है। तो वास्तव में तो ये एक ऐसी चीज़ है, किसी एक आदमी के करने से न उसको उपचार करने से वो रुक जाएगी ऐसा नहीं है, या किसी एक विभाग के उपचार करने से रुक जाएगी ऐसा नहीं है। ये सब लोगों को मिलकर के करना है, सब लोग लगे हैं इसमें। हमारे सारे डिपार्टमेंट में, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज का है, ग्राम विकास का है, इसमें हमारे शिक्षा विभाग है। आखिर शिक्षा विभाग में भी बहुत बड़ा योगदान किया कि उन बच्चों ने कितना सेक्रीफाइस किया कि जो पढ़ाई में सीधे सीधे अपने इंस्टीट्यूशन में ना जा करके घर में बैठे हैं, कोई ठीक से पढ़ाई कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। व्यवस्थाएं भी हमने बहुत देने की कोशिश की है, लेकिन पूरा एक स्ट्रक्चर बदलने के बाद और ये एक बिहेवियरल चेंज होता है, तो इसमें बहुत लोगों का योगदान है। किसी एक को क्रेडिट देना मुझे उचित नहीं लगता। सर बस वो ब्लैक फंगस वाली डेट्स का रह गया, वो आप किसी अधिकारी को कह दें कि नहीं, मुझे मालूम है 50 डेथ्स हुई हैं, 58 लोग ठीक होकर के घरों को जा चुके हैं और लगभग 650 लोग आज भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक, आगे आशीष अग्रवाल जी। जी नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार आशीष जी। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि कोरोना के बाद अब जो ब्लैक फंगस की बीमारी आई है, उससे जुड़े जो इंजेक्शन हैं उसके लिए कमेटी तो बना दी गई, लेकिन जो संबंधित अस्पताल हैं उनका ये तर्क है कि उनको कमेटी से समय पर रिप्लाई नहीं मिल पाता और वो कमेटी को संपर्क भी नहीं कर पा रहे, और परेशान जो मरीज के परिजन हैं वो हो रहे हैं।